नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत। मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ साल पहले चेन्नई की एक स्त्री ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP पिल लिया था ओवर द काउंटर। डॉक्टर को दिखाने नहीं गई, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेगुलेशन किया था कि MTP पिल विदाउट सुपरविजन एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं लेनी चाहिए। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी OPD में बहुत ज़्यादा कॉमन है। MTP पिल मतलब प्रेगनेंसी गिराने की, एबॉर्शन करने की दवाइयाँ। बहुत सारे पेशेंट्स हमारी OPD में आते हैं कि हमको प्रेगनेंसी रह गई है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, फैमिली कंप्लीट है या बच्चे को दूध पिला रहे हैं और उनको बच्चे को गिराना है। इस बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर सपना से। सपना, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। कुछ बताओ MTP पिल के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है? जी आपने जैसे अभी सवाल पूछा है कि MTP या MTP पिल, तो MTP पिल से हम ये समझते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद पिल्स, दवाइयाँ, गोलियाँ, मतलब अबॉर्शन करने की दवाइयाँ। MTP पिल्स गोलियाँ अवेलेबल है। और जैसे आपने अभी कहा कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, बच्चा अभी प्लान नहीं करना है, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया है, तो इन सारे कंडीशन में जब प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है और उसको अगर गिराना है, गर्भपात कराना है, तो गोलियों का सहारा लिया जा सकता है और उसको हम मेडिकल अबॉर्शन और MTP पिल्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि कब तक हम लोग MTP पिल दे सकते हैं? जी, कितने वीक्स या कितने दिन की प्रेगनेंसी हो तब तक हम लोग MTP पिल ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है मदर की हेल्थ के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि पहले हम लोग उसको 7 वीक्स तक की बात करते थे, 49 डेज तक, बट अप टू 63 डेज तक हम उसको आराम से सेफली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट अबाउट द टाइम पीरियड, इट इज़ अबाउट कि आप किससे ले रहे हैं। इट इज़ अबाउट द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, सुपरविजन ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, जो आपके केस को समझ के, स्टडी करके, आपकी प्रीवियस ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, आपकी प्रीवियस डिलीवरीज या प्रीवियस अबॉर्शंस की हिस्ट्री या सिजेरियन सेक्शंस की हिस्ट्री सब समझ के और आपको स्कैन करके, सोनोग्राफी करके, आपके यूट्रस को चेक करके डिसाइड करते हैं कि आपको कितने वीक्स तक MTP पिल दे सकते हैं। लास्ट लिमिट उसकी 63 डेज है। ये 63 डेज और 49 डेज जो सपना बात कर रही है वो LMP से गिनते हैं, मतलब 7 to 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ही हम लोग दे सकते हैं। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि फीमेल की LMP जो होती है, वो जो LMP बोलती है उससे अल्ट्रासाउंड एज मैच नहीं करती है। इसलिए एज ए प्रैक्टिकल मेजर हम लोग ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हर एक पेशेंट को MTP पिल देने से पहले उसको अल्ट्रासाउंड करने का एडवाइस करते हैं, ताकि हमको एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पता चल सके। नॉर्मली 9 वीक से ज़्यादा ऊपर की प्रेगनेंसी होती है तो उसमें MTP पिल नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप मेरे को बताओ, जो बाहर मार्केट में MTP किट मिलता है उसमें कितनी टैबलेट्स आती हैं, किस किस प्रकार की आती हैं, और एक जनरल हम लोग कैसे देते हैं? MTP किट के नाम से जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मोस्टली एक पैकेट ऑफ 5 टैबलेट्स होता है, जिसमें एक गोली अलग होती है और 4 टैबलेट्स का पैकेट होता है। तो टोटल 5 किट्स। इसमें 2 तरह के टैबलेट्स होती है। एक उसको मीफीप्रिस्टोन के नाम से जाना जाता है, मैं अंदर का कंटेंट बता रही हूँ, फार्मास्यूटिकल नेम बता रही हूँ। एंड दीज आर लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। प्रोजेस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन जो प्रेगनेंसी को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये जो मीफीप्रिस्टोन दवा होती है वो एंटी प्रोजेस्टेरॉन होती है। एंड देयर इज अनदर मेडिसिन कॉल्ड इज मीजोप्रोस्टॉल, और उसकी 4 टैबलेट्स अवेलेबल होती है, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शंस को बाहर कॉन्ट्रैक्ट करके यूट्रस से निकालने में हेल्प करती है। तो हमारे पास ये 5 गोली का पैकेट अवेलेबल होता है। और नॉर्मली जो मीफीप्रिस्टोन हमारी जो मेडिसिन होती है, हम ट्राई करते हैं 24 to 48 आवर्स बिफोर मीजोप्रोस्टॉल हम देने का प्लान करते हैं। ठीक है, तो अभी ये बताओ कि इसका सक्सेस रेट कितना है MTP पिल का? कोई पेशेंट आता है तो वो जो हमको पूछता है कि 100% निकल जाएगा। जी, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जब पेशेंट MTP पिल ले रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है ना कि डॉक्टर आप गारंटी दे रहे हो ना कि निकल जाएगा। बट ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कितना है। तो इससे सबसे पहले अगर किसी को प्रेगनेंसी, महिला को अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर में पॉजिटिव आया है, मैं केस सिनेरियो यहाँ पे ले लेती हूँ, और अब उनको अचानक से पता पड़ा है कि उनके कुछ दिन मिस हो गए हैं और उन्हें पॉजिटिव आए, तो तुरंत अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी तो जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, क्योंकि जितना जल्दी आप अबॉर्शन का डिसाइड करेंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी उस समय छोटी होती है, वीक्स आर लेस।
तो जैसे ही आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो रूटीन में डॉक्टर्स आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करेंगे, और हमारे लिए प्रेफरेबली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको ये कंफर्म करना होता है कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है कि नहीं। इंट्रा यूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं, क्योंकि बहुत रेयरली कई बार फैलोपियन ट्यूब्स और नली में भी प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसलिए बिना सोनोग्राफी के हम मातृत्व हॉस्पिटल में कभी भी एमटीपी पिल और ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंड नहीं करते। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। 2 लाइन आई प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप पे, तो वो खुद ही स्टोर पे से ओवर द काउंटर एमटीपी पिल ले लेते हैं। मैं अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि अगर खाली यूपीटी पॉजिटिव हो, उस पर डायरेक्टली कोई भी फीमेल एमटीपी पिल अपने आप ले सकती है, लेना चाहिए? बिल्कुल। और अगर नहीं ले सकती तो क्यों नहीं लेना चाहिए? प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो आपको बिना सोनोग्राफी कराए और बिना कंसल्टेशन, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको पहले हमको प्रेगनेंसी को कंफर्म करना पड़ेगा कि वो इंट्रा यूट्राइन है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन है। हालांकि नली में रुकने की जो प्रेगनेंसी के चांस है फैलोपियन ट्यूब्स में बहुत रेयर है, बट अगर किसी को हो गया तो वो उस महिला के लिए जानलेवा खतरा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ये फीमेल्स के जो पीरियड्स इतने ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, कई बार वो लोग पीरियड लंबाने की दवाइयाँ ले चुकी होती हैं, या पहले अबॉर्शंस की गोलियाँ ले रखी होती हैं, या फिर उन्होंने बच्चे को दूध पिला रही हैं, या पीसीओएस है, तो उनके पीरियड्स इतने ज़्यादा इरेगुलर होते हैं कि हमको ये आइडिया ही नहीं होता है उनको कि एग्जैक्टली उन्होंने कितने वीक्स का कंसीव करा है। तो हमारे लिए ये वीक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्राइटेरिया से हमको सक्सेस ऑफ एमटीपी पिल मिलेगा कि उसका रिजल्ट या फेलियर रेट कितना होगा, उससे हमको पता पड़ेगा। तो पहली सोनोग्राफी इज मस्ट टू कंफर्म इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी एंड टू कंफर्म द जेस्टेशनल वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ये कितना सक्सेस का परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, कितना सक्सेस चांस होता है एमटीपी पिल का? जो मेरा ओवरऑल ओपीडी में एक्सपीरियंस है एज ए डॉक्टर, आई फील कि 80 to 85% इसका सक्सेस रेट है, और प्रॉपरली अगर प्लान करके और कंप्लीट डोज में और वीक्स के अकॉर्डिंग दी जाए तो 90% तक रिजल्ट्स अच्छे हैं। कौन से पेशेंट में सक्सेस के चांसेस कम मिलते हैं? अगर पेशेंट हमारे पास आया और पेशेंट इंसिस्ट करता है कि उसको एमटीपी पिल ही लेना है, उसको सर्जिकल एबॉर्शन नहीं कराना है जी, तो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई आपका रिलेटिवली चांस सक्सेस का कम है? जैसे आपका ये सवाल है कि कौन से पेशेंट्स में हमको रिजल्ट मिलने के चांस ज़्यादा है या जिसमें कम है, वो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो पहला कि जिनके ने मल्टीपल टाइम्स एमटीपी पिल्स ले रखी है, तो बार बार, क्योंकि कई बार पेशेंट्स होते हैं साल में 2-2, 3-3 बार वो एमटीपी पिल्स ले रहे, प्रॉपरली प्रेगनेंसीज को प्लान नहीं कर रहे, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर्स हो रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ नहीं कर रहे, तो जिनका मल्टीपल टाइम्स अगर एमटीपी पिल्स है तो उनमें फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, जिनको है ना प्रेगनेंसी का जेस्टेशनल एज जो वीक्स है वो ज़्यादा हो गए, लाइक मोर देन 9 वीक्स, 10-11 वीक्स हो गया, तो फिर दवा से वो उतना प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन निकलना डिफिकल्ट है, सो दैट डोज इज़ नॉट इनफ फॉर दैट मच वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो वो नंबर 2 हो गया। इसके अलावा जिसके आगे प्रीवियस सर्जरीज हो रखी है, लाइक प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन से 2-3 सिजेरियन हो रखे हैं, किसी को मायोमेक्टमी की सर्जरीज हो रखी है, या प्रेगनेंसी है ना बहुत इम्प्लांट जो होती है, कई बार स्कार पे, सिजेरियन स्कार पे अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में बार बार हमको फेलियर रेट्स देखने में आते हैं। और पहला ऐसे भी केस होते हैं जिन्होंने पहले एमटीपी पिल ले रखी है और उनका पहले नहीं निकला है, तो वो हिस्ट्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनके पास पहले ऐसा हो चुका है तो फिर से दवा से अबॉर्शन होने का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा मल्टीपल डीएनसीज अगर पेशेंट ने बार बार सर्जिकल एबॉर्शन करा रखा है, या फिर पेशेंट को फाइब्रॉइड्स हो या एडिनोमायोसिस हो, ऐसे केसेस में हमारे एक्सपीरियंस में एमटीपी पिल के फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम लोग पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं कि आपको एमटीपी पिल फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप सर्जिकल एबॉर्शन कराएं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये बताओ, हम लोग जो सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि सक्सेस है या फेलियर है? सक्सेस और फेलियर का मतलब यही है कि भाई अबॉर्शन करने का गोली लिया और अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा? तो जैसे हमने बोला कि पेशेंट आया, स्कैन करा, हमने गोली प्रेस्क्राइब करी, उनको डोज समझाया, डेज समझाए। इसके बाद हमारे लिए वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉलोअप विजिट। ठीक है, वो फॉलोअप विजिट हम पेशेंट को डेट देते हैं कि इसके बाद आपको ब्लीडिंग चालू होगा, और इसके बाद 3 से 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आपको जब भी टाइम मिलेगा आप हमको दिखाने आइए। हम फिर से आपका एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके चेक करेंगे
कि आपके प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन निकल गए हैं कि नहीं। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तब तक हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि उनका रियल में प्रेगनेंसी निकला है कि नहीं। और साथ ही साथ में पेशेंट को खुद भी पता पड़ने लग जाता है, क्योंकि जब उनको ब्लीडिंग होता है, क्लॉट्स निकलते हैं, गुट्ठे निकलते हैं, तो उनको पता लगने लग जाता है कि उनका कचरा निकला है कि नहीं। सपोज पेशेंट हमारे पास एमटीपी पिल लेने के बाद फॉलोअप अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं आया, तो क्या तकलीफ हो सकती है उसको? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने कहा कि नहीं आया, तो हमको कंफर्म करना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट्स निकले हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार क्लॉट्स बहुत सारे आते हैं और पेशेंट को लगता है कि मेरा तो सब क्लीन हो गया है, क्योंकि वो बोलते हैं मुझे तो बहुत ब्लीडिंग आया, लेकिन उसके बाद भी कई बार प्रेगनेंसी वहाँ ऐसे की ऐसे ही यूट्रस में होती है। ब्लीडिंग बहुत हो गया लेकिन प्रेगनेंसी कहीं चिपक गई, कहीं अटक गई, बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया। तो इसलिए कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार पेशेंट नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ उनको आप 1-2 दिन आगे पीछे आइए, बट श्योरली आप आइए, ताकि हमको मेक श्योर हो जाए कि निकल के आए कि नहीं। सपोज प्रोडक्ट्स वहाँ रह गए, महीने भर तक वो हमारे पास नहीं आए, तो इन प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि भविष्य में जाके इसमें मस्सा या पॉलिप हो सकता है। महीने भर तक उनको ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ इरेगुलर तरीके से होती रहेगी, कभी हैवी कभी कम। बच्चेदानी को वो एक तरीके से डैमेज कर रही है और उनमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकता है, और एट द सेम टाइम पेशेंट का हीमोग्लोबिन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेशेंट बाद में सीवियरली अनीमिक हो सकती है। तो ये चारों पाँचों चीज़ें महिला की ओवरऑल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। जब सपना ये बता रही थी तब मेरे को एक और पॉइंट ध्यान में आया कि पेशेंट को डॉक्टर के पास से क्यों टैबलेट एमटीपी पिल लेनी चाहिए। जब पहली विजिट में एक पेशेंट हमारे पास ऐसे गायनेक डॉक्टर आता है तो हम लोग उसका पैलर चेक करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और अगर हमको ऐसा लगता है कि उसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम है 5, 6, 7 ग्राम के आसपास, तो हम लोग उसको एमटीपी पिल्स एडवाइस नहीं करते, क्योंकि कभी कभी एमटीपी पिल्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और पेशेंट, जैसा सपना ने बताया, ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण शॉक में जा सकता है, उसकी जान को तकलीफ पड़ सकती है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग सर्जिकल एबॉर्शन का एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट को कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रही और इन्फेक्शन हो गया तो भविष्य में उसको सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस माने इन्फेक्शन, अंदर मस्सा बन सकता है माने पॉलिप, और फ्यूचर में प्रेगनेंसी रहने में उसको तकलीफ हो सकती है। अच्छा ये बताओ, हम जब एमटीपी पिल देते हैं तो पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो सकती है? क्या ये एमटीपी पिल 100% सेफ़ है? कोई तकलीफ नहीं होगी उसको, एकदम 100% सेफ़ रहती है? नहीं, 100% तो कोई भी चीज़ सेफ नहीं। हम नमक और चीनी खा रहे हैं, वो भी हमारे लिए 100% सेफ नहीं है। लेकिन यह है कि बच्चा रुक गया और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और उसको अबॉर्शन करवाना है, तो दवाई से कराना है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, या सर्जिकल प्रोसीजर कराना है तो वो भी करवाना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे हम दवाई लेते हैं तो कई बार कुछ लोगों को इससे है ना, डिपेंडिंग ऑन द वेदर और क्लाइमेट, जैसे विंटर सीजन में कुछ लोगों को इनसे ठंडी लगने लगती है, शिवरिंग और राइगर्स होने लग जाते हैं। कई लोगों को इनसे एलर्जिक रिएक्शंस बहुत रेयरली देखने में आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उनको जो दवाइयों का जो अबॉर्शन का जो प्रोसेस होता है कि बच्चेदानी संकुच आ रही है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस उनको इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि वो पेन को सहन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एमटीपी पिल क्या है, वो घर में ले रहे हैं, हम घर में उनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें पेशेंट को गाइड करते हैं कि अगर आपको ज़्यादा कोई तकलीफ है तो आप हॉस्पिटल आइए, हम आपको चेक करेंगे, कोई इंजेक्शंस वगैरह लगाने की ज़रूरत है। तो पेन एक मेजर फैक्टर हो गया बहुत ज़्यादा। और एक लास्ट में कई बार ये जो मिसोप्रोस्टोल की गोलियाँ होती हैं, इनसे लूज मोशंस और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने में आई है। तो थोड़ा सीज़न टू सीज़न ये थोड़ा वेरी करता है, लेकिन ये 4-5 चीज़ें जो हो सकती है, देने के पहले हम पेशेंट को ये सब चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं, उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी बताते हैं, ज़रूरत होती है तो हमारे इमरजेंसी नंबर्स भी उनके पास होते हैं, तो हम पूरे गाइडेड वे में उनको गाइड करके समझाते हैं। एक हम लोग सारा ओपीडी में हमारा राटा डायलॉग बोलते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, फीवर, डायरिया, राइगर्स, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अथवा इसमें से कुछ 1-2 चीज़ें होंगी। ये 4 से 6 घंटे तक रहती हैं, और अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो उसको रिवर्सल के लिए कॉम्बिफ्लाम का टैबलेट ले सकते हैं, और उससे भी नहीं फ़र्क पड़े तो 2 घंटे के अंदर डॉक्टर को मिल सकते हैं। अच्छा, कोई पेशेंट ने एमटीपी पिल ले लिया, मीफेप्रिस्टोन का पहला टैबलेट ले लिया, और उसके बाद उसका दिमाग बदल गया कि अब उसको प्रेगनेंसी रखनी है, तो आप उस चीज़ में क्या एडवाइस करेंगे? जी, इसमें मैं आपके इस सवाल का मैं इसीलिए जवाब दूंगी कि कई बार जो कपल्स होते हैं वो कंफ्यूज से आते हैं कि अभी अचानक से दे डिस्कवर्ड कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, उनका एक बच्चा है वो इज़ लाइक 3.5, 4-5 ईयर्स में, और अभी दे आर वर्किंग और वो प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर घर में रिलेटिव से डिस्कस कर रहे हैं और बाद में फिर से आते हैं। ये सिनेरियो हमारे लिए बहुत कॉमन है।
लेकिन जैसे आपने सवाल पूछा है कि एक बार अगर एमटीपी पिल का फर्स्ट गोली हमने मिफेप्रिस्टोन ले लिया, और जैसे मैंने बताया कि दैट इज़ एंटी प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज़ द हार्मोन जो प्रेगनेंसी को ग्रो करता है, एंड मिफेप्रिस्टोन इज़ द हार्मोन जो प्रेगनेंसी के अगेंस्ट वर्क करता है। तो आइडियली अगर एक बार अगर उन्हें वो पिल खा ली है तो उसके बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए हम मना कर देते हैं। इससे गोली ले समय अगर कपल्स कंफ्यूज होते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि 1 या 2 दिन का डिले आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। आप घर पे अपनी फैमिली में डिस्कस करिए, अपना मन बनाइए, अपनी सारी फाइनेंशियल सोशल कंडीशन को समझिए और उसके बाद आप डिसाइड करके आइए गोली लेने के लिए। हालांकि जो रिसर्च बोलती है वो ऐसा बोलती है कि मिफेप्रिस्टोन से बच्चे में अगर हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें तो कोई कंजेनिटल एनोमलीज नहीं होती हैं, लेकिन मिसोप्रोस्टोल से 1% चांस होता है कंजेनिटल एनोमलीज का। लेकिन हमको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज ये अनप्लान्ड होती हैं और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में कंजेनिटल एनोमलीज होने के चांसेस वैसे भी ज़्यादा होते हैं, तो अगर एक बार मिफेप्रिस्टोन ले लिया फॉर और प्रैक्टिकल पर्पसेस, हम लोग वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का एडवाइस नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये एमटीपी पिल जो लिया, इसके ये जो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स हमने बताया, इसके अलावा कोई क्रोनिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बहुत सारे पेशेंट मैरिज के बाद 1 महीने के बाद के तुरंत प्रेगनेंसी रुक जाती है तो वो एमटीपी पिल जब लेने के लिए आते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर मैडम भविष्य में प्रेगनेंसी रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ये भविष्य में इनफर्टिलिटी कर सकता है? नहीं, अगर प्रॉपर डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन के साथ अगर एमटीपी पिल लिया जाए, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोनोग्राफी कंफर्म द डायग्नोसिस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉक्टर सुपरविजन के अंदर अगर पिल्स लिए जा रहे हैं, और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि पोस्ट एमटीपी पिल आप फॉलो अप सोनोग्राफी के लिए आए हैं, अगर ये तीनों ही स्टेप कंप्लीटली फॉलो करी जाती है तो भविष्य में इससे इनफर्टिलिटी होने का चांस ना के बराबर है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आपने बोला डॉक्टर सुपरविजन में, मतलब क्या एक फिजिशियन, क्या एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये आपको एमटीपी पिल प्रिस्क्राइब कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे हम सोनोग्राफी की बात कर रहे हैं। सो वी नीड अ गायनेकोलॉजिस्ट जो एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके हमारी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी और वीक्स को कंफर्म कर सके। वो बाहर से भी करवा के आ सकते हैं। प्रेगनेंसी तो एक रेडियोलॉजिस्ट भी कंफर्म करके दे सकता है, लेकिन एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपको एमटीपी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है और आप ज़्यादा क्वालिफाइड है एमटीपी करने में, तो अंडर सुपरविजन आपको गायनेकोलॉजिस्ट के लेना पड़ेगा। मैं आपको एक पॉइंट और बोलूँगी कि सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फेलियर रेट, तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर है तो वो आपको फर्दर उसके लिए भी गाइड करेंगे कि सपोज अगर आपका कचरा नहीं निकला और एमटीपी पिल फेलियर हो गया तो आगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो इसलिए बेटर है कि आप करेक्ट डॉक्टर के पास जाइए। क्या एमटीपी पिल लेने में बहुत पेन होता है? पेन तो देखिए, इट इज़ अ वेरी वेरिएबल थिंग, इवन फॉर नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो। वही सेम फीमेल एकदम ही नॉर्मल होती हैं और कुछ फीमेल्स इतना ज़्यादा मतलब उनको फील होता है पेन, तो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। और वीक्स कितने, जेस्टेशन वीक्स कितना बड़ा प्रेगनेंसी है, अगेन उनका बच्चेदानी का माउथ डायलेट हुआ है कि नहीं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन पेन को मैनेज करा जा सकता है। अगर फीमेल की पहले डिलीवरी हुई है तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा मानना है और हमने देखा है कि वो फीमेल वो एमटीपी पिल के पेन को ज़्यादा बेहतर सहन कर सकती है। जिस पेशेंट की डिलीवरी नहीं हुई है और पहली बार वो एमटीपी पिल ले रहे हैं तो वो लोगों को पेन बहुत ज़्यादा लगता है। हालांकि जैसा सपना ने बोला, पेन सब्जेक्टिव है, अलग अलग लोगों में पेन बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन थोड़ा 4-6 घंटे का पेन तो होता है। ऐसा कोई भी बोले कि आपको ये बिना पेन के हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं। अगर किसी को बिल्कुल पेन नहीं चाहिए तो उसको सर्जिकल एबॉर्शन ट्राई करना चाहिए। अच्छा, आप ये मेरे को बताओ कि किसी ने एमटीपी पिल ले ली, हमने उसको 3, 4, 5वें दिन पे फॉलोअप पे बुला लिया, अगर वो फॉलोअप पे नहीं आता है तो यूजुअली 15-20 दिन तक ब्लीडिंग चालू रहता है। फॉलोअप के बाद हम लोग देखते हैं उस टाइम पे हमारा सोनोग्राफी में देखने का क्या क्राइटेरिया होता है कि कंप्लीट एबॉर्शन हो गया है, कितना उसका एंडोमेट्रियम होना चाहिए, और हम लोग जो एमटीपी पिल सपोज फेलियर बोलते हैं कि अंदर कचरा रह गया है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, वो थोड़ा हमारे लोगों को समझाएं। इसमें मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगी, क्योंकि ये थोड़ा डॉक्टर टू डॉक्टर और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल इसका प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। और इसमें वही है कि जब हमने पेशेंट को पहले देखा हुआ है तो हमको पता है कि उनका कितना वीक्स है, तो हमारा पहला जब हम पोस्ट एमटीपी पिल स्कैन कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी उसका निकल गया है कि नहीं।
ठीक है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत कचरे की बात करते हैं या रिटेन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो तो मिनिमम रहता है। अगेन इस बात पे भी ये डिपेंड करता है कि हमने पेशेंट को एमटीपी पिल लेने के कितने दिन के बाद बुलाया है। कई डॉक्टर्स तो क्या करते हैं 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही बुलाते हैं सीधे, क्योंकि 8-10 दिन थोड़ा ब्लीडिंग होता रहता है और उसमें थोड़ा कचरा निकलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो सेटअप में हम होते हैं विदिन 3 to 4 डेज हम बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हमको चेक करना है कि प्रेगनेंसी निकली है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। कचरा धीरे धीरे थोड़ा बाद में भी निकलता रहता है और हमारा ऐसा मानना है कि कई बार कुछ रिटेन थोड़ा बहुत कचरा वो नेक्स्ट पीरियड में भी निकल जाता है। तो हमारे लिए जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, जो यूट्राइन बच्चेदानी के अंदर की जो एंडोमेट्रियम बोलते हैं या चमड़ी समझ लीजिए, और उसका जो कट ऑफ है समवेयर अराउंड 10 to 11 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर इज गुड इनफ, दैट इज नॉर्मल। बट डॉक्टर टू डॉक्टर काफ़ी वेरी करता है। जो बुक्स में लिखा है कि आपका पोस्ट एमटीपी पिल 8 मिलीमीटर का एंडोमेट्रियम होना चाहिए, हालांकि जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ऐसा बोलता है कि 8 मिलीमीटर का एंडोमेट्रियम नहीं होता है, 10-11 मिलीमीटर जैसे सपना ने बोला वैसा रहता है। अगर सपोज 10-11 मिलीमीटर का एंडोमेट्रियम है तो बहुत सारे डॉक्टर्स उसको एमटीपी पिल फेलियर बोल के उसका क्यूरेट एडवाइस करते हैं। अब चूंकि हमारी इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस ज़्यादा है और बहुत सारे पेशेंट्स को एमटीपी पिल मिस्ड एबॉर्शन पे देते हैं, बार बार क्यूरेट डालने से उसका भविष्य में एंडोमेट्रियम बनने में तकलीफ हो सकती है, बार बार आउटसाइड इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, इसलिए हम लोग सर्जिकल एबॉर्शन के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहते। इसलिए 10-11 मिलीमीटर एंडोमेट्रियम पे थोड़ा सा शेडिंग होता रहता है। हम लोग एक साइकिल उसको विड्रॉल दे देते हैं या फिर हार्मोनल पिल से नेक्स्ट साइकिल देते हैं। हालांकि कंट्रोवर्शियल चीज़ है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं आपको क्यूरेट करना चाहिए, हम लोग इसमें क्यूरेट में नहीं मानते, हम लोग उसको डायरेक्टली उसको पिल्स पर रख देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर, ताकि उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट भी रहे और उसको इरेगुलर स्पॉटिंग नहीं हो और बाकी जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स रह गया है वो नेक्स्ट साइकिल में शेड ऑफ हो जाए। अच्छा ये बताओ मेरे को, सपोज कभी कभी एमटीपी पिल में देने के बाद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स लोअर सेगमेंट में आ जाता है जी, उस केस में क्या करेंगे हम लोग? डीएनसी करेंगे या फिर रिपीट एमटीपी पिल लेंगे? यही इस बात को एम्फेसाइज कर रहा है कि हमारी फॉलोअप विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ब्लीडिंग भी हुआ, कचरा भी आया, लेकिन वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में रह गया, बच्चेदानी के मुंह पे अटक गया, तो इसमें हम ट्रायल ऑफ मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं और इसीलिए हम उनको थोड़ा जल्दी बुलाना चाहते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अगर हम उनको बुलाएंगे तो ये हमारे लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मिसोप्रोस्टोल टैबलेट्स उनको ओरल और वेजाइनल दे सकते हैं, हमारे सुपरविजन में हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनका जो सर्वाइकल डायलिटेशन की तरह वो वर्क करेगा, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह टाइटली क्लोज रहता है तो वो कचरा वहाँ अटक गया है। तो अगर हम ये करने के बाद अगर उनका वो मुंह सॉफ्ट होता है और डायलेट होता है तो कई बार उससे भी प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। अच्छा, कभी कभी प्रीवियस 2 सीजर, प्रीवियस 3 सीजर वाले पेशेंट्स आते हैं बॉर्डरलाइन केस के साथ, 7-8 वीक्स के साथ, तो क्या आप उसमें एमटीपी पिल देना पसंद करेंगे अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए? स्मॉल प्रेगनेंसी है तो हम प्लान कर सकते हैं। हमको अच्छे से हिस्ट्री लेनी है और हमको उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स भी चेक करने हैं कि उनका प्री एमटीपी पिल हीमोग्लोबिन कितना है, एटलीस्ट मोर देन 10 या 10 के आसपास तो होना ही चाहिए। अगर वो 7-8 है तो डेफिनेटली वो स्ट्रिक्ट नो है। और प्रेगनेंसी कहाँ इम्प्लांट हुई है, सीजन स्कार के आसपास या सीजन स्कार के ऊपर तो प्रेगनेंसी नहीं है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, कभी कभी पेशेंट समर वेकेशन पे जाने वाले होते हैं, जाने से 2 दिन पहले बोलते हैं कि आप हमको एमटीपी पिल दे दें, क्या आप उनको उस केस में एमटीपी पिल देंगे? आइडियली जो कोई भी अगर फीमेल या कपल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एमटीपी पिल नहीं देते हैं। अभी हमने इतना सारा डिस्कस करा है कि 6 से 8 घंटे के पीरियड में उनको काफ़ी पेन होता है, ब्लीडिंग होता है, कई बार चक्कर आने लगते हैं, घबराहट हो रही है, उल्टी हो रही है, तो इस तरह की कंडीशन में हम उनको ट्रैवलिंग एडवाइस नहीं करेंगे। अगर जाना बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो वहाँ जाके आए, उसके बाद ले लें, क्योंकि हमारा कट ऑफ काफ़ी लंबा है। और या फिर अपने ट्रैवल को 1-2 दिन 4 दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस कंप्लीट करके जाए या फिर सर्जिकल अबॉर्शन का सहारा ले लें। आप बाहर जाने वाले हो सपोज कल और आज पेशेंट आया एमटीपी पिल के लिए और आप 10 दिन के लिए बाहर जाने वाले हो, वो केस में आप एमटीपी पिल लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद भी बाहर जाऊँ, बिकॉज एमटीपी पिल इज़ अ प्रॉपर, मतलब इट इज़ अ प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर। ऑल्दो ये मेडिकल दवा है बट इट हैज़ टू बी सुपरवाइज्ड और उसका फॉलोअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ने दवाई ले ली, कचरा निकल गया और पेशेंट इज़ फाइन और उसका ब्लीडिंग इज़ कंट्रोल्ड। क्योंकि अगर पेशेंट ने हमको रिपोर्ट नहीं करा कि उनको ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हुए जा रहा है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा अनीमिक हो सकती है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, चक्कर खा के वो बाथरूम में गिर सकती है। इसीलिए हम लोग इतना बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। एज ए डॉक्टर अगर मुझे भी बाहर जाना है तो मुझे उनको किसी और सुपरवाइज़र, मेरे कलीग्स का एड्रेस दे के जाना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको गाइड करूँगी और प्रेफरेबली मैं अवॉइड करूँगी। ये हम लोगों ने क्वेश्चन इसलिए रखा है
अगर हम कोई पेशेंट को एमटीपी पिल दे रहे हैं तो जब तक उसका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो जाए, प्रोडक्ट्स कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं हो जाए, तब तक हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। अगर उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो तो या तो उसको सर्जिकल एबॉर्शन करके उसको कंप्लीट एबॉर्शन करे या फिर मेडिसिन दे के उसको कंप्लीट इवैक्यूएशन करे, और उसको पेशेंट को बीच में नहीं छोड़ सकते। या तो अगर हम बाहर जाने वाले हैं आउट ऑफ स्टेशन या पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला है, तो ऐसा प्रैक्टिकली हमारा मानना है कि पेशेंट को एमटीपी पिल नहीं लेना चाहिए। या तो वो दूसरे डॉक्टर के पास से ले ले, या फिर जिस जगह वो जाने वाला है वहाँ जाके ले ले, या फिर वो पेशेंट अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाहर जाने वाला है तो वापस आके ले ले। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, कभी कभी पेशेंट हमको ये पूछता है कि सर हमको सर्जिकल एबॉर्शन कराना चाहिए या मेडिकल एबॉर्शन कराना चाहिए, तो उस चीज़ में आप क्या बताएंगे, कैसा क्या एडवाइसेबल है? इसमें मेरी एज अ गायनिकोलॉजिस्ट मेरी 3-4 राय रहेगी। जिसने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करा है, उनका कोई डिलीवरी नहीं है, कोई सिजेरियन सेक्शन नहीं है, तो मैं उनको एमटीपी पिल एडवाइस करूँगी, प्रोवाइडेड कि वो उसकी टाइम रेंज में है, लिमिट। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर है ना उनके दूसरा आपने क्या सवाल पूछा था कि मतलब कौन सा बेटर है, सर्जिकल एबॉर्शन या मेडिकल एबॉर्शन? अगेन जो वही है, जिनका पहली बार है उनको ज़्यादा करके गोलियां लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है और उनमें हम कोई भी प्रोसीजर अवॉइड करना चाहते हैं। जो चीज़ नेचुरल तरीके से निकल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आगे के ज़्यादा सिजेरियन सेक्शंस हैं या प्रीवियस उनका एमटीपी पिल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था या पेन से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर इस केसेस में हम सर्जिकल अबॉर्शन का एडवाइस कर सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी थोड़ी बड़ी है। सेशन को कंप्लीट करने से पहले 2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत सारे पेशेंट मेडिकल स्टोर से एमटीपी पिल लेके आ जाते हैं, उसके बारे में क्या राय है? मेडिकल स्टोर से एमटीपी पिल बहुत कॉमनली अवेलेबल है, बट दे आर बैंड। आइडियली दे शुड नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड। एमटीपी किट अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप मेडिकल स्टोर से ला रहे हैं तो वो एक अलग बात है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी एमटीपी पिल के पहले सोनोग्राफी इज़ मस्ट, और मार्केट में बाज़ार में ऐसा ही हो रहा है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और गोली ले लेते हैं, और हमने इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं। महीना महीना ब्लीडिंग लेके फीमेल्स हमारे पास आती हैं, बाद में उनके कचरा भी अंदर पड़ा होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है और उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये तीनों ही परेशानी से वो तो ग्रसित है, और भविष्य की उनकी प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और हो जाता है उनको भविष्य में। इसलिए ये मैं स्ट्रिक्टली बैन करने का बोलूँगी कि मेडिकल स्टोर से मत लीजिए और उसको डॉक्टर सुपरविजन में लीजिए। लोग थोड़ा सा खर्चा बचाने का, गायनेकोलॉजिस्ट का थोड़ा सा खर्चा बच जाए उसको बचाने के लिए डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे से लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। बहुत बार कभी कभी जान पे आन बढ़ती है, तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं, और मैं ऐसा हर बार बोलता हूँ, मरना क्या है उसको जानने के लिए ज़रूरी नहीं, हम लोग खुद मरे, दूसरे के एक्सपीरियंस से हमको सीखना चाहिए। और जब डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर के सुपरविजन में लें, तो मतलब डॉक्टर के सुपरविजन में लें। अच्छा, बहुत बार हमारे कुछ भाई बंधु होते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स, वो भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए पेज दे देते हैं। वो दे सकते हैं, लेकिन हमने जैसे बोला ना कि उनको आप एक चेकअप के लिए भेजिए, रेडियोलॉजिस्ट के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास, मतलब वो स्कैन करके वीक्स कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें इस पूरे चीज़ में एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट ओनली वो प्रोसीजर वहाँ तक ही नहीं फिनिश हो गया। हमने बोला स्कैन करा, दवाई दी, पोस्ट ऑप फॉलो करा, उसका पोस्ट विजिट फॉलोअप लिया, लेकिन इसके बाद 1 मंथ के बाद एक्चुअली जब भी अबॉर्शन की गोलियाँ ली जाती, क्योंकि पेशेंट को ये सब समझ में नहीं आता है और उनकी आजकल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट अबॉर्शन पिल्स या एमटीपी पिल्स लेने के बाद ऑलमोस्ट 2 to 3 साइकिल्स फीमेल्स की इरेगुलर सी रहती हैं, उनको स्पॉटिंग होता रहता है, ऑन एंड ऑफ इरेगुलर सा ब्लीडिंग आता रहता है। कई बार पेशेंट आके हमसे झगड़ा भी करते हैं कि आपकी दवाई से हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी एमटीपी पिल ले रहा है उसको ये प्रोसेस समझना पड़ेगा, और आगे का लिए हम उनको हार्मोनल पिल्स का सहारा देते हैं, क्योंकि ये जो आपका डिस्टर्ब हुआ है हार्मोनल साइकिल, जो हमने अपनी जानबूझ के हमने डिस्टर्ब करी है प्रेगनेंसी की, तो उसको नॉर्मलाइज होने में हमको बॉडी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा जब पेशेंट को हम लोग फॉलोअप विजिट पे मिलते हैं तो हम लोग उसको कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग करते हैं। राइट। कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल पब्लिक का ये मानना है कि कॉन्डम मतलब कॉन्ट्रासेप्शन। एक्चुअली हमारा एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट, कॉन्डम इज़ नॉट ए मीन्स ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम इज़ जस्ट ए मीन्स ऑफ ए सेफ सेक्स। कॉन्ट्रासेप्शन का असली मीनिंग है या तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले, या फिर कॉपर टी यूज़ करें, या फिर DMPA, या फिर कोई भी ऐसा इंजेक्शन लगाए जो ऑलमोस्ट 99% इफेक्टिव है। कॉन्डम में फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 15 to 20% होते हैं।
इसलिए जो लोग कॉन्डम यूज़ करते हैं उनका फेलियर का चांसेस ज़्यादा रहता है। और जब फीमेल हमारे पास पोस्ट एबॉर्शन एमटीपी पिल काउंसलिंग के लिए आती है तो वो ज़्यादा रिसेप्टिव होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के लिए, और वो ज़्यादा ले सकती है। और ये हम उसके दिमाग से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जो मिथ्स और बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें और डर है, वो सब निकालने में हम लोग मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ कह रही हैं, हम मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक बात और यहाँ पे सामने लाना चाहूँगी कि कई बार फीमेल्स आती है कि उन्हें घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करा है और मैडम हमारे दिन चढ़ गए हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी नेगेटिव है, और जब मैं अपनी सोनोग्राफी में स्कैन करती हूँ तो मुझे वहाँ पे प्रेगनेंसी दिखती है। तो ये बात भी ट्रू है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी किट्स होती है या प्रेगा न्यूज़ टाइप की जो भी किट्स अवेलेबल होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% हमको रिजल्ट बताए। इसलिए अगर आपके डेज मिस हो रहे हैं और आपको डाउट लग रहा है तो ज़्यादा देर घर पे मत वेट करिए, अपना एक स्कैन करके कंफर्म कराइए कि सादा पीरियड चढ़ गया है कि प्रेगनेंसी रुक गया है। 3-4 कैरी होम मैसेज है, हमको सपना बताएगी। सबसे पहला कैरी होम मैसेज, ये पहला मैंने आपको अभी बताया कैरी होम मैसेज। जैसे ही डेज मिस होते हैं, अगर आपको डाउट है प्रेगनेंसी का तो प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, और अगर उसमें कुछ ठीक से नहीं बताता है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके स्कैन करवाइए। दूसरा एमटीपी पिल टाइम से लीजिए, वो विक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम से और सुपरविजन में और सोनोग्राफी के साथ लेंगे उसका रिजल्ट्स अच्छे हैं। तीसरा मेडिकल स्टोर वाले से प्लीज़ अवॉइड करें। और चौथा, आइडियली बुक्स, WHO और सारी रेगुलेटरी बॉडीज ऐसा बोलती हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर्स जो गायनेक नहीं है, जिनकी गायनेक में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनसे भी एमटीपी पिल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई एमटीपी में मास्टर है तो ही उससे करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एमटीपी पिल फेलियर होता है तो हमको डीएनसी क्यूरेट करना पड़ता है, और वो एक प्रोफेशनल ट्रेंड एमटीपी गायनेकोलॉजिस्ट जिस जगह पे एमटीपी हो सकता है वो ही कर सकता है। और लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि कोई भी फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसीज को प्लान करे, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करे, कॉन्ट्रासेप्शन की प्रॉपर गाइडेंस ले उनके केस के हिसाब से, और प्री एमटीपी पिल और पोस्ट एमटीपी पिल अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन की टैबलेट्स को भी ऐड ऑन करें। क्या ये एमटीपी पिल और मॉर्निंग आफ्टर पिल एक जैसे ही चीज़ है? नहीं, दोनों अलग है। एमटीपी पिल इज़ अ प्रॉपर किट फॉर मेडिकल अबॉर्शन, फॉर अ अबॉर्शन विच इज़ कन्फर्म्ड प्रेगनेंसी। बट आई पिल तो हम लोग एक इमरजेंसी प्रोसीजर, हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का सहारा ले लिया कि अनप्रोटेक्टेड कुछ इंटरकोर्स हो गया और अब शायद प्रेगनेंसी ना रुक जाए, उसके लिए उन्होंने एक आई पिल ले लिया। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, आई पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। आप ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। नमस्ते। थैंक यू।